हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 11 अगस्त 2021 के। तो आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। लेकिन सब बच्चे जो भी वीडियो को देख रहे हैं गाइस, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और एप्लीकेशन का नाम क्या है, करियर्स क्लाउड। और जैसे ही आप डाउनलोड करोगे उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो अपनी ईमेल आईडी के थ्रू। जैसे ही लॉगिन करोगे, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है वो बहुत ही कम है। एक बार आप प्राइस को चेक करें, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक खास बात है कि 90 से 95%, इवन मोर देन 95% करंट अफेयर आपको जो आपके एग्जाम में मिलेंगे वो हमारे करवाए हुए करंट अफेयर में से होंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लो, एसएससी दे रहे हो, स्टेट पीएससी दे रहे हो, स्टेट का कोई एग्जाम दे रहे हो, तो हर तरह के करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये करंट अफेयर किस तरह से कवर होंगे, हम आपको देंगे डेली करंट अफेयर। डेली में आपको 3 तरह के चीजें इसके अंदर मिलेंगी। एक तो डिटेल करंट अफेयर होगा, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में होगा, क्विज होगा जो कि डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली करंट अफेयर होगा, वीकली में भी 3 चीजें होंगी, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में और क्विज, जो कि आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन होगा दोस्तों, मंथली में भी 4 तरह की चीजें होंगी। डिटेल करंट अफेयर होगा, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर होगा, बेस्ट 100 करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ मिलेगी। 2 लाइन में या 3 लाइन में आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम से पहले जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। और दोस्तों इसी तरह से आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं, मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी वो आपको एक ही पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। तो अगर आप किसी भी एक टॉपिक या कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हो तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ को उठा सकते हैं। और जो दोस्त बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 3 चीजें अलग से मिलेंगी, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर केवल बैंकिंग एंड इकोनॉमी का, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो दोस्तों मंथली बेसिस पे, जो कि बैंकिंग एंड इकोनॉमी का ही होगा। और जितना भी पास्ट करंट अफेयर है 2021 का, अगर वो आप एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हो तो एग्जाम पीडीएफ का यूज करें। डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो यहाँ से बन सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको स्टेट करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, मतलब हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर है, कोई अलग अलग प्राइस आपसे नहीं ले रहे। सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे रिसेंटली करंट अफेयर्स करना स्टार्ट करें, अभी प्रेपरेशन स्टार्ट किया, तो उनको मैं गाइड करना चाहूंगा कि 2 साल का करंट अफेयर आप परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है वो बहुत ही कम है और ऊपर से हमारी फ्रीडम सेल भी चल रही है जिसमें हम आपको 70% दोस्तों डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में आपको छूट मिल रही है और बहुत ही कम दाम पे आप 1 साल इवन 2 साल के करंट अफेयर भी बाय कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट दोस्तों 16 अगस्त है, मतलब 16 अगस्त तक जो है वो आपको ये ऑफर मिलेगा। और ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ कि हम इतने % डिस्काउंट दे रहे हैं और आगे भी बहुत कम चांस है कि ऐसा आपको होने को मिलेगा। तो इसलिए आप अभी परचेज कर लें, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल ही जाएगा अगर आप इस कोड का यूज करोगे। और दोस्तों आप इस ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर जो कि है 11 अगस्त 2021 का। लेकिन यार आप सब लोगों ने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही साथ लिंक जो है वो दिया हुआ है। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि नेवल एक्सरसाइज हुई है, एक नेवी की एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम क्या है, अल मोहिद अल हिंदी 2021। मतलब हिंदी से तो पता लग रहा है कि वो कौन सा कंट्री है, इंडिया है। अल मोहिद से हमें गेस करना है कि वो कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया की नेवी और कौन सी कंट्री की नेवी ने एक्सरसाइज की है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसमें मैं आपको एक हिंट देता हूं कि आज तक कभी भी उस कंट्री के साथ हमने नेवल एक्सरसाइज नहीं की। ये पहली बार हो रहा है कि उस कंट्री के साथ एक नेवल एक्सरसाइज हो रही है, और वो कंट्री कौन सी है, सऊदी अरेबिया। तो याद रखना है दोस्तों, आंसर क्या होगा, बी होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इंडियन नेवी जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ पहली बार जो है वो एक नेवल एक्सरसाइज परफॉर्म कर रही है, जो कि 9 अगस्त को हुई है। और इसमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज की जाएंगी, आपको पता ही है, ताकि दोनों नेवीज के बीच में जो टाई अप है वो अच्छा हो सके, जो बॉन्डिंग है वो क्या हो सके, अच्छी हो सके। कल को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम एकजुट होकर जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये एक्सरसाइज दोस्तों 2020 में जो है वो होनी थी, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 आप कह सकते हो कि ये 2021 में हुई, अदरवाइज इस एक्सरसाइज ने जो 2020 को शेड्यूल किया गया था। और एक आप और याद रखेंगे
कि आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत जो है वो ब्रुनई पहुंच गए हैं और बाइलेटरल एक्सरसाइज करेंगे ब्रुनई के साथ। एक नहीं, बहुत सी बाइलेटरल एक्सरसाइजेस होनी है। तो याद रखना है आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत कहाँ पे गए हैं? ब्रुनई के अंदर गए हैं। ब्रुनई इस साल इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशियान की जो चेयरमैनशिप है 2021 की वो किसके पास है? ब्रुनई के पास है। तो रॉयल ब्रुनई नेवी के बीच में और इंडियन नेवी के बीच में एक्सरसाइजेज होनी है। और दोस्तों इससे फिर से ब्रुनई के साथ भी हमारा संबंध अच्छा होगा, खास करके हम फोकस कर रहे हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर और गल्फ कंट्रीज के अंदर, ताकि हमारा जो वहां पे लाइक फ्रेंडली रिलेशन है कंट्रीज के साथ वो क्या हो सके? अच्छा हो सके। और हम एक पास एक्स एक्सरसाइज भी करेंगे। कौन सी कंट्री के साथ? हम पास एक्स एक्सरसाइज करेंगे दोस्तों ब्रुनई के साथ, और वो 12 अगस्त मतलब कल को होने वाली है। तो दोस्तों ये सारी चीजें याद रखनी है। और बाकी कंट्रीज जो आप देख रहे हो, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हमने कल ही एक एक्सरसाइज की थी जो इनके साथ हुई थी, और उस एक्सरसाइज का नाम क्या था? जायद तलवर एक्सरसाइज। तो याद रखोगे, जायद तलवर 2021 एक्सरसाइज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हुई है, अबू धाबी के एरिया में हुई है। उज्बेकिस्तान के साथ एक एक्सरसाइज करते हैं हम दस्तलिक, तो शायद पता होगा दस्तलिक 1 और 2 हो चुकी है। कतर के साथ एक एक्सरसाइज करते हैं, याद रखना एग्जामिनर पूछ सकता है, जायर अल बहर। तो याद रखना है, नाम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आपने याद रखना है किसके साथ करते हैं? कतर के साथ। तो ये एक्सरसाइजेस दोस्तों आपने और भी याद रख लेनी है। अगला क्वेश्चन आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसको अपना जो है वो अवेयरनेस कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और वो ओलंपियन है। इस साल 2020 में ओलंपिक्स में उन्होंने एक मेडल जीता है, और साथ ही साथ वो डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स को लेके लोगों को जागरूक करेंगे। देखो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि ओलंपियन है, इस पर मेडल जीता है, मतलब 7 प्लेयर हैं जिन्होंने जीता है, तो 7 में से कोई होगा। और अगर आप कहोगे कि किसने पॉइंट किया, आरबीआई की तरफ से पॉइंट किया गया डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स के लिए, जो कि पिन पूछ लेते हैं फोन से, एटीएम पिन पूछ लेते हैं, सीवीवी पूछ लेते हैं, तो उसको रोकने के लिए। और ये मात्र हमारे हैं गोल्ड प्लेयर, और वो कौन है? नीरज चोपड़ा, जो कि गोल्ड जीत के आए हैं यार, मतलब एक ही मात्र गोल्ड आया है। तो आरबीआई ने नीरज चोपड़ा को जो है वो बैंकिंग फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीरज चोपड़ा का चेहरा और गोल्ड को लिए हुए, और देश का सीना जो है वो इससे बहुत ज्यादा चौड़ा हो चुका है। और कैंपेन नीरज चोपड़ा, और लोगों को ये बताएंगे कि भाई आपने वन टाइम पासवर्ड जो है वो किसी को नहीं बताना, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू मतलब सीवीवी किसी को नहीं बताना, एटीएम पिन जो है वो किसी को नहीं बताना। तो मतलब लोगों को क्या करेंगे? जागरूक करेंगे इसके बारे में। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये अलग अलग तरह से इस कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और ये मतलब पीरियोडिकली लोगों को अवेयर करते रहेंगे इन चीज़ों के बारे में कि अगर एटीएम गुम हो जाता है तो उसको ब्लॉक कर सकते हो आप, अपने कार्ड अगर आपका गुम हो जाता है तो आप मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जाके उसको ब्लॉक कर सकते हो। और दोस्तों नीरज चोपड़ा जो है वो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि एकमात्र गोल्ड हमारे पास आया है। तो कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं? एग्जामिनर पूछ सकता है। जेवलिन थ्रो, मतलब जेवलिन थ्रोअर हैं। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? हरियाणा। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, आपको एग्जैक्ट प्लेस भी पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है वो पानीपत से बिलोंग करते हैं, पानीपत से बिलोंग करते हैं। और टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर उनका ये गोल्ड जो है वो पहला ओलंपिक्स गोल्ड था। और दोस्तों याद रखना है कि मतलब कह सकते हो कि फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, मतलब गोल्ड मेडल लेके आने वाले इंडिपेंडेंट इंडिया में वो बन चुके हैं। और उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि एशियन गेम्स के अंदर जो कि 2018 में हुई थी, उसके अंदर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। और इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है, ऑलरेडी दिया जा चुका है 2018 के अंदर। तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो सारी चीजें याद रखनी है। लेकिन इसी के साथ आप देख सकते हो कि एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? कैशिफाई। ये कैशिफाई क्या काम करती है दोस्तों? ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, लाइक हमारे मोबाइल फोन हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इनको वहां पे बेचती है। मतलब वो पुराने ओल्ड या न्यू लैपटॉप्स, मोबाइल, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो वहां पे बेचती है। तो इन्होंने भी एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किसको? राजकुमार राव को, जो कि बहुत ही वर्सटाइल एक्टर हैं। तो उनको जो है वो क्या बनाया? अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है ये जो कैशिफाई ने साइन किया। तो इस ये जो राजकुमार राव हैं, ये कैशिफाई के लिए जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, खास करके स्मार्टफोन को आप वहां से खरीद सकते हो, वहां पे बेच सकते हो, ये है कैशिफाई। तो ये भी आपने साथ में याद रख लेना है। और दोस्तों जो बाकी नाम देख रहे हो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ओलंपिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ओलंपिक्स के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो रवि कुमार दहिया जो है उनको सिल्वर मेडल मिला है, और आपको पता होना चाहिए वेट लिफ्टिंग के अंदर ये मेडल उनको मिला है 57 केजी कैटेगरी के अंदर, 57 केजी कैटेगरी के अंदर। मीराबाई चन्नू, इनको भी सिल्वर मेडल मिला है, 2 सिल्वर हमारे पास आए हैं। तो एक मीराबाई चन्नू का है, ये भी वेट लिफ्टिंग के अंदर, लेकिन ये वुमेन कैटेगरी के अंदर 49 केजी के अंदर। और पीवी सिंधु आपको पता ही है दोस्तों, बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं, और वुमेन सिंगल जो है वो इन्होंने जीता है, और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हु एज्यूम द चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड? तो ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है।
टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसका चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? आर के विश्नोई जी को बनाया गया। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आर के विश्नोई जी एज्यूम चार्ज एज टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, और उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। और आपको पता होना चाहिए कि ये टेरो हाइड्रो डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेशन है, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच का ज्वाइंट वेंचर है, एक तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। इससे पहले कौन थे चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर? विजय गोयल जी थे, जिनके पास एडिशनल चार्ज था मई से, लेकिन अब उनकी जगह जो है वो किनको लगा दिया गया है? विश्नोई जी को लगा दिया गया है। मतलब पूरा नाम है आर के विश्नोई जी। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1988 में बनाई गई थी। मतलब आप कह सकते हो कि पूरी तरह से पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो जुलाई 1988 में जो है इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? ऋषिकेश के अंदर। ऋषिकेश मतलब मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड स्टेट की। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। लेकिन बाकी अपॉइंटमेंट्स भी दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सतीश अग्निहोत्री का नाम देख रहे हो, इनको रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का, और नाम क्या है उसका? नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश अग्निहोत्री जी। अपूर्व चंद्रा दोस्तों फिर से एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, चेयरमैन बनाया गया है इसको गवर्निंग बॉडी का, और वो गवर्निंग बॉडी किसकी है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सी विजय कुमार अगेन बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया किसका? HCL टेक्नोलॉजीज का। तो याद रखना है शिव नडार जी जो हैं वो पहले मैनेजिंग डायरेक्टर होते थे, लेकिन अब रिसेंटली सी विजय कुमार को HCL टेक्नोलॉजी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। तो याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने कर ली है। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है चैनल को, और सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा कि फ्रीडम सेल जो है वो चल रही है, 16 अगस्त तक ये फ्रीडम सेल चलेगी, और इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है कितना? 70% दोस्तों डिस्काउंट मिला। आज तक कभी भी नहीं हुआ कि हम आपको 70% डिस्काउंट दे रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है। और आपने ASH10 कोड का यूज करके एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट तो ले ही लेना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, में कौन सी स्टेट ने सबसे ज्यादा वंदन अवार्ड जो है वो जीते हैं 2020-21 के अंदर अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए? और अलग अलग कैटेगरीज होती हैं वंदन अवार्ड्स के अंदर, और ये किसकी द्वारा दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही फेमस है, वो कौन सी है? ट्राइफेड। इसको याद रखेंगे आप, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से क्वेश्चन को सुनना है, बहुत सी चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी। तो 7 वंदन अवार्ड जीत लिए हैं, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जीते हैं। किसी में पहली पोजीशन है, किसी में दूसरी है, किसी में तीसरी है। लेकिन ये स्टेट कौन सी है दोस्तों? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारे पास, नागालैंड जो है वो इसका आंसर होगा। तो आप देख सकते हो नागालैंड को 7 नेशनल अवार्ड मिले हैं वंदन योजना स्कीम के अंदर। और वंदन योजना की जब भी मैं बात करूंगा, मतलब मैं ट्राइबल लोगों की बात कर रहा हूं, जो आप कह सकते हो कि पेड़ों से जो भी चीजें निकलती हैं वहां से इकट्ठा करते हैं, फिर वो वंदन केंद्रास में जाते हैं, वहां पे जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सामान को अलग अलग जगह पे बेचा जाता है ताकि इनकी इनकम में बढ़ोतरी हो सके। और दोस्तों 3 कैटेगरीज में तो इन्होंने टॉप ही किया है, बेस्ट सर्वे स्टेट, बेस्ट ट्रेनिंग स्टेट, और मोस्ट नंबर ऑफ वंदन विकास क्लस्टर कहां पे बनाए गए? तो आप देख सकते हो बेस्ट सर्वे स्टेट के अंदर, बेस्ट ट्रेनिंग के अंदर, मोस्ट नंबर ऑफ वंदन विकास के अंदर, इसमें सब में पहला स्थान है। और बेस्ट सेल्स जनरेटेड और बेस्ट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी के अंदर इनका 3rd स्थान है, मतलब ये भी टॉप 3 में है। और गूसबेरी वाइन और मशरूम कल्टीवेशन के अंदर भी नागालैंड का स्थान है, नॉर्थ ईस्टर्न कैटेगरी के अंदर, तो ये भी आगे हैं। तो इसलिए याद रखना है सिर्फ आपने कि नागालैंड ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं। कैटेगरीज इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि कैटेगरीज बहुत हैं और भी बहुत सी कैटेगरीज हैं, तो इसलिए आपने याद रखना। और रिसेंटली हमने सेलिब्रेट किया है 34th फाउंडेशन डे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? ट्राइफेड का। याद रखोगे ट्राइफेड का मतलब मैं बात कर रहा हूं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया आप कह सकते हो। तो ट्राइफेड की तरफ से वंदन प्रोग्राम जो है वो इंप्लीमेंट किया गया कितनी स्टेट्स के अंदर? 27 स्टेट्स के अंदर, 207 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ताकि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो जंगल में लोग रहते हैं वो इकट्ठा करते हैं, उनकी पॉपुलेशन को अवेलेबिलिटी हो सके उस चीज की, और साथ ही साथ उनकी इनकम में बढ़ोतरी हो सके। क्योंकि दोस्तों अगर इनकी सेल होगी, ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होगा, और कलेक्शन किया जाएगा इसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, तो ये 40 से 60% जो है वो पॉपुलेशन को, ट्राइबल को काम देगा, और इससे क्या होगी? उनकी इनकम भी जो है वो इंक्रीज होगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक स्कीम चलती है दोस्तों वंदन योजना, ये याद रखना है। वंदन योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से 2018 में स्टार्ट की गई थी। ट्राइफेड जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है नेशनल लेवल पे, ये याद रखना है। ट्राइफेड जो है वो नोडल एजेंसी है, और ये ट्राइबल प्रोडक्ट्स को जो है वो क्या करती है? इंप्रूव करती है, ट्राइबल कम्युनिटी को इकट्ठा करती है एक जगह पे, ताकि जो वंदन विकास केंद्र है वो बनाए जा सके, और स्कीम जो है वो ट्राइबल लोगों की स्किल को अपग्रेड कर सके,
और उनका रोजगार जो है, उनका जो जीने का तरीका है उसको और इम्प्रूव कर सके। तो ये चीजें सारी आपने याद रखनी है। और मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आपको पता ही है कौन है, अर्जुन मुंडा जी। और अर्जुन मुंडा जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, खुंती। खुंती कहाँ पे है दोस्तों, झारखंड के अंदर। और नागालैंड के बारे में भी जरूर याद रखेंगे, गवर्नर कौन है इसके, रविंदर रवि, या पूरा नाम लिख सकते हो रविंदर नारायण रवि। और इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, वो हैं हमारे पास नेफ्यू रियो, NEIPHIU रियो। और यहाँ पे आपको मिलेगा एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क, और वो कौन सा है, इंतांकी नेशनल पार्क, या नतांकी भी कह सकते हो, आई साइलेंट है वैसे, लेकिन आपने इंतांकी नेशनल पार्क याद रखना है। तो ये है दोस्तों हमारे पास नागालैंड। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच बैंक हैज सेलेक्टेड Amazon वेब सर्विसेज टू स्ट्रेंथन इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बैंकिंग सोल्यूशन। अब देखो यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मशीन लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, ताकि बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज जो है वो लोगों को प्रोवाइड की जा सके। अब एक बैंक ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज के थ्रू लोगों की हेल्प करने के लिए Amazon वेब सर्विसेज को नियुक्त किया है, और वो बैंक हमारे पास कौन सा है, RBL बैंक है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो RBL बैंक को सिलेक्ट किया गया है Amazon वेब सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज जो हैं वो ये Amazon वेब सर्विसेज प्रोवाइड करेगा RBL बैंक को। इससे क्या होगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगी इस बैंक की, मतलब वो डिजिटली और भी ज्यादा क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। RBL बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ताकि अलग अलग सेक्टर्स में उनका जो रोल है वो क्या कर सके, बढ़ सके, मतलब रिस्क कम हो सके अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो सके, आप कह सकते हो ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो जनरेट हो सके, मतलब उनके जो मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेशंस हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल हो सकें। मतलब मेन इनका काम क्या है कि हम क्या कर सकें, रिस्क को कम कर सकें। और Amazon मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाएगा उस सर्विस का, जिसका नाम क्या है, Amazon टेक्स्ट रेक्ट। टेक्स्ट रेक्ट का मतलब है कि ये टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, हैंड राइटिंग हो चाहे स्कैन डॉक्यूमेंट्स हो, वहां से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और रिस्क को और भी क्या कर देता है, कम कर देता है। तो सिर्फ इतना याद रखना है सिंपल लैंग्वेज में कि RBL बैंक का Amazon वेब सर्विसेज के थ्रू टाई अप हुआ है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी Amazon वेब सर्विसेज RBL बैंक को प्रोवाइड कर सके। इसको रत्नाकर बैंक लिमिटेड भी कहा जाता है। और दोस्तों याद रखना है 1940 में इसको बनाया गया था। विश्ववीर आहूजा, याद रखना है, विश्ववीर आहूजा जो हैं वो इसके MD और CEO हैं। हेडक्वार्टर इसका दोस्तों मुंबई है, और इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं हमारे, उन्होंने लॉन्च किया एक प्रोग्राम जिसका नाम है NMEO-OP। और इस मिशन को क्यों जो है वो लॉन्च किया, मतलब क्या करना चाहते हैं वो इस मिशन से। तो अगर आपको एब्रीविएशन पता चल गई, इसकी फुल फॉर्म पता लगी, तो आप आंसर दे दोगे। NMEO का मतलब है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। जो हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम एडिबल ऑयल के नाम से जानते हैं। और ऑयल पाम, तो मतलब ये आपने याद रखना है, ऑयल पाम मतलब जो एक ट्री से निकलेगा, पाम के ट्री से निकलेगा, तो ऑयल पाम। तो कहने का मतलब है कि एडिबल ऑयल्स में इंडिया को सक्षम करना चाहते हैं कि हम इतना एडिबल ऑयल प्रोड्यूस करें कि हमें बाहर से ना मंगवाना पड़े। क्योंकि इंडिया दोस्तों सबसे बड़ा इंपोर्टर है एडिबल ऑयल्स का, मतलब सबसे ज्यादा हम एडिबल ऑयल जो कुकिंग ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं, इसलिए हम जो है वो इसमें सक्षम होना चाहते हैं। और इसके लिए सरकार 11,000 करोड़ रुपए जो है वो इसमें इन्वेस्ट भी कर रही है। तो स्कीम का नाम याद रखना है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, OP का मतलब है ऑयल पाम। तो 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर 5 साल के अंदर अंदर। और दोस्तों ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है वो भारत छोड़ो आंदोलन की जो एनिवर्सरी हमने रिसेंटली सेलिब्रेट किया, कल मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था कि 8 अगस्त 1942 को हमने जो है वो क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था। कहां से, बॉम्बे से इसको स्टार्ट किया गया था, ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन था बॉम्बे के अंदर। और साथ ही साथ आप कह सकते हो एग्जैक्ट जगह कौन सी थी, ग्वालियर टैंक मैदान। और गांधी जी ने यहीं पे स्लोगन दिया था डू और डाई का। और इंडिया जो है वो सबसे बड़ा इंपोर्टर है वेजिटेबल ऑयल का, तो इसका मतलब हमें जरूरत है कि हम इंडिया में ही ऐसी चीज बनाएं जो कि हमें बाहर से ना मंगवानी पड़े। और गवर्नमेंट का प्रोजेक्टेड टारगेट क्या रखा है कि हमने एडिबल इंपोर्ट जो है वो अभी हम 60% जो हमारी डिपेंडेंस है इंपोर्ट के ऊपर, हम 45% कर देंगे आने वाले 2024-25 तक। और 2024-25 ही देखोगे ज्यादातर स्कीम्स के टारगेट, क्योंकि 2024 में इलेक्शन ड्यू है दोस्तों, तो इसलिए ज्यादातर चीजों के टारगेट, राम मंदिर बनना है वो भी 2024 तक बनना है, तो सारी चीजों के जो टारगेट्स हैं वो 2024 तक रखे गए हैं। तो सरकार उसी हिसाब से काम करती है जिस हिसाब से जो है वहां पे आपको इलेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो आप इसको कटाक्ष भी कह सकते हो, आप सच्चाई भी कह सकते हो, लेकिन आप इसको पूरी तरह से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्पेशली 2 एरिया के ऊपर कहा है कि फोकस करना है, ताकि वहां से हम इस एडिबल ऑयल को बना सकें, इस पाम कल्टीवेशन कर सकें। और ये हमारे पास उन्होंने 2 एरियाज को मेंशन किया, एक नॉर्थ ईस्टर्न, एक अंडमान एंड निकोबार,
ताकि इन एरियाज को डेवलप किया जा सके और यहाँ पे अगर हम इसको बनाते हैं तो इनका भी जो है वो रोजगार इंक्रीज हो सकता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर देखेगा, जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, मोरेना, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक बुक लिखी गई है दोस्तों जिसका नाम क्या है, बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा अटैक। तो सिंपल है यार, इंडिया के ऊपर पुलवामा अटैक हुआ था, मतलब जिसमें बहुत से सोल्जर्स मारे गए थे। उसके बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया तो हमने बदला ले लिया, ये हम मानते हैं। ये बुक किसने लिखी है, मनन बट ने जो है वो इस बुक को लिखा है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बुक का जो आप कवर पेज देख रहे हो बहुत ही सुंदर बनाया गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा, किस तरह से हमने बदला लिया, मनन बट ने लिखा। और यहाँ पे आप इस फोटो को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करके देखो दोस्तों, ये फोटो किसका है, अभिनंदन का है। याद रखना है, विंग कमांडर अभिनंदन। तो मतलब वो आप कह सकते हो कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा स्टैंड ऑफ हुआ था, हमने थोड़ा सा मतलब उनके साथ युद्ध किया था एक तरह से, जब हमने ये अटैक किया था तो पाकिस्तान ने जो है वो 60 घंटे तक जो है इनको अपने पास रखा था। और उसके बाद जो है मतलब आप कह सकते हो कि इनको छोड़ा गया और बहुत ही फेमस हो हुए उस टाइम पे। तो नाम जो मतलब उनका फोटो जो है वो आप इसके ऊपर देख सकते हो। और ये बुक नाम से पता लग रहा है, पुलवामा टेरर अटैक जो हुआ था कश्मीर वैली के अंदर, तो उसके बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया। मतलब 12 दिन के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें हुई और किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन उस टाइम पे रहे, क्या हमने किया, उन्होंने क्या किया, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हुई हैं। तो सिंपली नाम याद रखना आपने, बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा, मनन बट ने लिखी है। लेकिन फिर से यहाँ पे जो ऑथर्स बाकी देख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, जैसे डॉक्टर सीके गरियाली जी, इन्होंने बुक लिखी थी इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर, जिसका नाम रखा था बैंक विद ए सोल। बैंक विद ए सोल मतलब यार बैंक की भी आत्मा है, और इसकी कैप्शन क्या थी, इक्विटास। और नेक्स्ट है अशोक लवासा, जो कि एक इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, रिजाइन कर दिया था इन्होंने। एन ऑर्डिनरी लाइफ, एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, याद रखना है, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। नेक्स्ट सलमान रश्दी, बहुत ही फेमस ऑथर, इन्होंने लिखा है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की लैंग्वेजेस। 2003 से लेकर 2020 तक का जो फेज है लैंग्वेजेस का, वो किस तरह से रहा उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी याद रखोगे। कौन सा बैंक है जिसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन नेवी के साथ, क्योंकि वो इंडियन नेवी को एक स्पेशल सेविंग अकाउंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस अकाउंट का नाम क्या रखा है इन्होंने, ऑनर फर्स्ट। तो इस अकाउंट का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका नाम है ऑनर फर्स्ट। और यहीं से इसी नाम से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कौन से बैंक की हम बात करें। तो ऑप्शन देख सकते हो कौन से बैंक की बात करें, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात हो रही है। तो पता लग रहा है फर्स्ट से मतलब ये आईडीएफसी फर्स्ट की बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी होगा दोस्तों। तो याद रखना है आपने कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक ऑनर फर्स्ट नाम से एक सेविंग अकाउंट जो है वो इंडियन नेवी को ऑफर किया कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और उसमें बहुत अलग अलग तरह के बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक तरह का जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, मतलब पहला फीचर तो ये हो गया। दूसरा, इसमें 5% तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, ये दूसरा बेनिफिट हो गया। तीसरा, नो मिनिमम बैलेंस आपको कोई रखने की जरूरत नहीं क्योंकि जीरो बैलेंस अकाउंट है, तीसरा बेनिफिट हो गया। चौथा, इसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल रहा है 46 लाख रुपए का, और पांचवा एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिल रहा है 1 करोड़ रुपए तक का। और दोस्तों इसमें और भी बहुत सी सुविधाएं हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि इसमें आप जितने मर्जी एटीएम ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है कि 5 करनी है अपने एटीएम से और दूसरे एटीएम से 3 करनी है, ऐसी कोई इसमें लिमिट नहीं है। और रिसेंटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसका नाम था घर घर राशन। उसमें क्या था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो एम्प्लॉय हैं वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें जो है वो राशन की कुछ चीजें खरीदी जाएंगी, ताकि जो लो इनकम उनके कस्टमर्स हैं उनको कोविड-19 के दौरान इस राशन की जरूरत पड़ेगी, उनको पहुंचाया जा सके। वो भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जिसने ये घर घर राशन सिस्टम स्टार्ट किया था। और आईडीएफसी फर्स्ट के बारे में याद रखना दोस्तों, ये दो बैंक का मिलन है, आईडीएफसी और एक कौन सा है, कैपिटल फर्स्ट। तो दोनों को मिलाया गया तो जाके आईडीएफसी फर्स्ट बना, और 2018 की हम ये बात कर रहे हैं जब इनको स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है दोस्तों, और इसके एमडी और सीईओ हैं वी वैद्यनाथन। तो याद रखना है वी वैद्यनाथन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द न्यू लिमिट ऑफ कोलेटरल फ्री लोन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर दीन दयाल अन्नतोदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो आरबीआई की तरफ से रिसेंटली गाइडलाइन जारी की गई है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको पहले मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कोलेटरल फ्री मतलब बिना कोई सिक्योरिटी रखे हुए आप लोन ले सकते हो वो 10 लाख रुपए तक का था।
लेकिन अब उसको बढ़ा के जो है वो कितना कर दिया है, 20 लाख कर दिया। तो याद रखना है पहले वाला भी कि पुराना कितना था, पुराना 10 लाख था, 10 लाख बढ़ा दिया गया, 20 लाख जो है वो कर दिया गया है। तो याद रखना है, हम बात करें यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम है दीनदयाल अन्नतोदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, 20 लाख रुपए तक का इनको पैसा दिया जा सकता है। इससे क्या होगा कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करेंगे, अपनी इनकम को और बढ़ा सकते हैं, पॉवर्टी को हम खत्म कर सकते हैं, खास करके वुमेन को हम अगर रोजगार प्रोवाइड करेंगे तो पूरे घर को चला सकती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंटली स्कीम के बारे में जानना है आपने। स्कीम का नाम है दीनदयाल अन्नतोदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और इस स्कीम को लॉन्च जो है वो कब किया गया था दोस्तों? वैसे तो ये स्कीम 2011 में ही लॉन्च कर दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, क्योंकि स्कीम का उस टाइम पे नाम क्या था, स्वरोजगार आप कह सकते हो, या इसको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और इसको स्टार्ट किया गया था 2011 में, लेकिन 2015 में मोदी जी के आने के बाद इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की जगह इसका नाम कर दिया गया दीनदयाल अन्नतोदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और इसका एक ही मकसद है दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि 7 करोड़ लोगों को, ध्यान से सुनना है मेरी बात को, 7 करोड़ लोगों को जो कि गरीब हैं, रूरल हैं, 600 डिस्ट्रिक्ट्स को, 600 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करनी है, 6000 ब्लॉक्स को कवर करना है, 2.5 मतलब 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कवर करना है, 6 लाख गांव को कवर करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू हमने उनको जो है वो अलग अलग तरह की चीजें प्रोवाइड करनी है, रोजगार देना है, ताकि वो अलग अलग तरह के काम कर सकें। अगर ये कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि गरीबी को खत्म करना जो है वो देश के अंदर मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसको इंप्लीमेंट करना, जो कि इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्कीम्स तो यार आपको पता है इंडिया से बेहतर स्कीम्स नहीं हो सकती किसी भी कंट्री में, इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं और इतनी ज्यादा स्कीम्स चल रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि इतनी ज्यादा स्कीम्स ओवरलैप हो रही हैं एक दूसरे से, आप एक पढ़ोगे दूसरी में भी वही लक्ष्य है, तीसरी में भी वही लक्ष्य है, तो काम सेम ही है, स्कीम्स अलग अलग हैं, लॉन्च करते जा रहे हैं, इंप्लीमेंट हो नहीं पा रही। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। तो इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। इवन एनसीईआरटी खुद लिखता है, एनसीईआरटी को हम एक अच्छा सोर्स मानते हैं, तो 9th की एनसीईआरटी का अगर आप पॉवर्टी वाला चैप्टर पढ़ोगे इकोनॉमिक्स का, उसमें पॉवर्टी है, तो उसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि स्कीम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ किसमें है, इंप्लीमेंटेशन में। तो अगर हम इंप्लीमेंट अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा देश का कोना रहेगा जिसके अंदर हम अच्छे तरह से उसको गरीबी को हटा ना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, जो कि पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है। और दोस्तों ये इंडिया ही है जो इसको होस्ट करेगा, और इस पूरे फोरम का नाम भी IIGF रखा गया है, मतलब इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, बाय डिफॉल्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है, तो इसके अंदर किसके बारे में बात होगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में बात होगी, इंटरनेट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके बारे में बात होगी, कौन सी पॉलिसी हम इंटरनेट से रिलेटेड बना सकते हैं उसके बारे में बात होगी। और ये प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशन बेस्ड जो है वो प्लेटफॉर्म है, जो इंटरनेट के बेस पे बनाया गया, और इसका थीम क्या है, इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। अब डिजिटल बनाना है तो यार इंटरनेट की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि हर काम के लिए इंटरनेट की जरूरत है। और आपको शायद पता नहीं होगा, अगर मैं पर पर्सन की कंजम्पशन की बात करूंगा ना, पर पर्सन पर मंथ सबसे ज्यादा डाटा यूज करने वाला कंट्री कौन सा, इंडिया। मतलब बहुत बड़ी बात है, हर बंदा हर मंथ में मैक्सिमम डाटा यूज कर लेता है, और वो कंट्री कौन सी है, इंडिया है दोस्तों। और एक बात और आपको बताऊंगा, फैक्चुअल डाटा है कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंदर इंडिया दूसरे नंबर पे आता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सब्सक्रिप्शन के अंदर पूरा वर्ल्ड के अंदर इंडिया दूसरे नंबर पे आता है। यूएसए में सबसे ज्यादा ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स हैं, इंडिया दूसरे नंबर पे है। तो इसलिए इंटरनेट फोरम जो है वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको ले रही है। और आपको बताना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हो गए हैं इस बार की कैबिनेट के अंदर, और वो कौन है, अश्विनी वैष्णव। और दोस्तों याद रखना है, राज्यसभा के मेंबर हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, ओडिशा। और इस फॉरम का नाम क्या है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फॉरम। तो इसमें जांचना बहुत मुश्किल नहीं है कि ये कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, इंडिया। इसमें 10,000 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जो है वो पार्ट लेंगे। और ये कब होने वाली है, अक्टूबर 2021 में ये जो है वो की जाएगी। इसमें आप कह सकते हो कि अलग अलग तरह की वर्कशॉप्स हैं, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल गवर्नेंस, मतलब डिजिटल चीजों के ऊपर काम किया जाएगा। और ये तीनों कंट्रीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होस्ट कर रहा है 2021 का, जो कि जनरली स्विट्जरलैंड में होता है, लेकिन इस बार सिंगापुर में हो रहा है, वो कोविड-19 के कारण शिफ्ट किया गया। स्कॉटलैंड दोस्तों यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस मतलब COP26 जो है वो होस्ट कर रहा है, ये याद रखना है, ग्लासगो में हो रही है वो एग्जैक्ट प्लेस। इटली दोस्तों G20 को होस्ट कर रहा है, मतलब G20 की प्रेसिडेंटशिप के पास किसके पास है, इटली के पास। और एशियान की दोस्तों आपको पता है किसके पास है, ब्रुनई के पास है, बिल्कुल याद है सर। और G7 की किसके पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास है सर, ये भी बिल्कुल याद है। ब्रिक्स की सर किसके पास है, ब्रिक्स की रशिया के पास है, नहीं, ब्रिक्स की जो है वो इंडिया के पास है।
रशिया के पास 2020 की थी। तो इसलिए याद रखनी है दोस्तों, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट एशिया समिट, ये भी याद रख सकते हो, ईस्ट एशिया समिट की प्रेसिडेंटशिप भी जो है किसके पास है, ब्रुनेई के पास है। तो दोस्तों इसी सारी चीजों से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने आईआईएफएल होम फाइनेंस के साथ टाई अप किया ताकि ग्रीन हाउसिंग को बढ़ाया जा सके। आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर या बिल्डिंग सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जिससे ग्लोबल वार्मिंग में जो है वो और भी चीजें जो है वो आती हैं, जिसके कारण जो है वो टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। कल हमने एक रिपोर्ट की थी, कोड रेड रिपोर्ट, जो कि आईपीसीसी की तरफ से दी गई थी, तो उसमें भी बताया गया कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, कार्बन मिशन को कम करना है। तो बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कार्बन मिशन होती है बिल्कुल, तो उससे भी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस में इफेक्ट होता है, जिसके कारण जो है वो हमें इनको रोकना पड़ेगा, हमें ग्रीन हाउसिंग को प्रमोट करना पड़ेगा। और इसके लिए काम कौन कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो आईएफएल होम फाइनेंस के साथ मिलके ग्रीन हाउसिंग को प्रमोट कर रही है। और दोस्तों इसमें वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। और दोस्तों 2022 तक का हमारा लक्ष्य भी है कि सबको घर प्रोवाइड करना है, हाउसिंग फॉर ऑल, और हमने 50 मिलियन घरों को बनाना भी है, ये टारगेट है। फिर से स्कीम की बात हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि हम इसको अचीव कर पाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से ये स्कीम को आगे आगे बढ़ा देते हैं। तो इतने घर बनाना जो है ये बहुत बड़ी बात है, और अगर सरकार इसको ही अचीव कर लेती है तो भी हम बहुत सी चीजों को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और आईएफएल जो है वो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इस पूरी स्कीम के अंदर। और होम डिजाइन जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम उसको बनाएं, तो इसका मतलब हम कार्बन मिशन को कम कर सकते हैं। और लक्ष्य भी रखा गया है कि हमने 35% से कम जो है वो कार्बन मिशन करनी है बिल्डिंग सेक्टर के अंदर। तो आपको कोई लक्ष्य याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे याद रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक और आईएफएल होम फाइनेंस। और दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बनाया गया था, इसके हेड जो हैं वो मस्त सुगु हैं। और दोस्तों याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस के अंदर। और टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है, 68 इंक्लूडिंग इंडिया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इंडिया फर्स्ट हार्ट फेलियर बायो बैंक कहां पे बनाया गया। सिर्फ एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इसलिए कवर कर रहा हूं, सिर्फ आप स्लाइड से क्वेश्चन को याद कर लें, चाहे ऐसे ही लिख लें। इंडिया का हार्ट फेलियर बायो बैंक कहां पे बनाया गया, इसमें देखा जाएगा कि जो बच्चे हैं या आप कह सकते हो अडल्ट्स हैं, क्योंकि आजकल बच्चों में भी हार्ट डिजीजेस आनी स्टार्ट हो गई हैं, तो बुजुर्गों में तो आती है, लेकिन अडल्ट्स को मतलब यंगस्टर को भी जो है वो ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी। आप कह सकते हो कि लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैंने पहले ही बताया, खुश नहीं रहते हम लोग, सोचते रहते हैं चीज़ों को, लाइफ को सीरियस ले लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो जिसके कारण जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको जांचा जाएगा कि किन चीज़ों के कारण जो है वो हम उसको कम कर सकते हैं। और ये दोस्तों कहाँ पे बनाया गया, केरला। एग्जैक्ट जगह कौन सी है, त्रिवेंद्रपुरम। तो याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे, आप कह सकते हो कि उसका बायोप्सीज करेंगे कि किस तरह से वो हो रहा है, क्लिनिकल डाटा कलेक्ट करेंगे ताकि फ्यूचर में थेरेपीज के थ्रू जो है वो उसको कम कर सकें। और हार्ट डिजीज को देखा जाएगा, हार्ट फेलियर को देखा जाएगा, बच्चों और एडल्ट्स के अंदर खास करके उसको रोका जा सकता है। और आपने केरला के बारे में दोस्तों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाती है। चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन है, पिनराई विजयन जी। और गवर्नर जो है वो आरिफ मोहम्मद खान है, आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क मिल जाएंगे, पेरियार नेशनल पार्क दोस्तों मिल जाएगा यहीं पे, इडुक्की नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। अन्नामलाई बहुत ही फेमस है, अन्नामलाई सबसे ऊंची चोटी भी है वेस्टर्न घाट्स के अंदर, याद रखना है, सबसे ऊंची चोटी वेस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न घाट्स में कौन सी, अन्नामलाई। और ईस्टर्न घाट्स में महेंद्रगिरी है दोस्तों, उड़ीसा में है महेंद्रगिरी। और अन्नामलाई आपको पता लग ही रहा है केरला के अंदर है। और दोस्तों एक आपको यहाँ पे मिलेगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एक आपको मिलेगा इरेविकुलम नेशनल पार्क। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरियार, इडुक्की, अन्नामलाई, साइलेंट वैली, इरेविकुलम, तो बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आप सिर्फ यहाँ से करोगे पिक्चर से, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम। जब भी एक्सेलरेटर वर्ड आ जाए तो याद रखना है स्टार्टअप्स को वो क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, याद रखना है, इस प्लेटफॉर्म का नाम है इक्विटेक। इक्विटेक मतलब इक्विटास का टेक्नोलॉजिकल फीचर। और इसके अंदर इनरोल होने के लिए जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप होगा वो रजिस्टर होना चाहिए 6 साल से पहले पहले। और मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसको याद रखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एलिजिबिलिटी है सिर्फ। और 2 एम्प्लॉइज जो हैं वो फुल टाइम होने चाहिए आपके पास एम्प्लॉइज, जो कि एक एक्सपर्ट्स होंगे। और भी टीम होनी चाहिए पूरी की पूरी, जो कि आपको आइडियाज और प्रोडक्ट को इनोवेटिव बना सकें। मतलब मेन लक्ष्य क्या है कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाया जा सके, नए स्टार्टअप्स आए, नए रोजगार के साधन जो है वो उपलब्ध होंगे, नए एक्सपर्ट्स आएंगे, नए नए आइडियाज जो है वो जनरेट होंगे। और जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल फर्म्स इक्विटेक प्लेटफॉर्म के थ्रू, उनको दोस्तों वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा इक्विटास की तरफ से।
और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। और इसके एमडी और सीईओ कौन है, वासुदेवन, वासुदेवन। और इसकी टैगलाइन क्या है, इट्स फन बैंकिंग, इट्स फन बैंकिंग। अगले सेक्शन के ऊपर आते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। और दोस्तों हमारी फ्रीडम सेल चल रही है जिसमें हम आज तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं। 70% डिस्काउंट जो है वो आपको इसके अंदर मिल रहा है, जो कि आज तक कभी भी नहीं हुआ। और लास्ट डेट 16 अगस्त है जिसमें आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हो। दोस्तों जरूर इसको ले, बहुत ही कम प्राइस पे आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे। और ASH10 कोड का तो आप यूज कर ही लोगे क्योंकि उसमें आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो इंडिया की तरफ से G20 की मीटिंग के अंदर, कौन सी मीटिंग, रिसर्च मिनिस्टर्स मीटिंग के अंदर किसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। ये तो आपको पता है कि G20 की जो मीटिंग है वो कहां पे हुई होगी, इटली के अंदर हुई होगी। लेकिन रिसर्च मिनिस्टर्स का मतलब है, मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शंस एजुकेशन मिनिस्टर ही हैं दोस्तों। मतलब आप कह सकते हो धर्मेंद्र प्रधान यूनियन मिनिस्टर है, बाकी तीनों जो हैं वो हमारे पास क्या है, स्टेट मिनिस्टर हैं। तो आंसर जो है वो यूनियन मिनिस्टर तो है नहीं दोस्तों, हमारे पास क्या है, स्टेट मिनिस्टर। तो आंसर क्या है, डॉक्टर सुभाष सरकार। इन्होंने जो दोस्तों रिप्रेजेंट किया है इंडिया को G20 में रिसर्च मिनिस्टर में, सिर्फ इतना ही याद रखना है। और G20 की अध्यक्षता आपको बता ही चुका हूं कौन कर रहा है, इटली कर रहा है इस बार। और G20 का गठन जो है वो 1999 में हुआ था। और दोस्तों इसके अंदर 19 कंट्रीज मेंबर हैं, एक यूरोपियन यूनियन भी इसके अंदर मेंबर है। तो सिर्फ इतना याद करना है। एग्जैक्ट जगह कौन सी है, ट्रिस्टे, मतलब देख सकते हो, अदरवाइज कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इसके बाद वर्ल्ड बायोडीजल डे या बायोफ्यूल डे जो है वो मनाया गया, 10 अगस्त को मनाया गया। आपको पता होना चाहिए बायोफ्यूल का मतलब है कि रिन्यूएबल एनर्जी का वो सोर्स जो कि आप कह सकते हो प्लांट से, एनिमल मटेरियल से हमने तैयार किया और उसको एज ए फ्यूल जो है वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं, पेट्रोल के साथ एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल, उसको ब्लेंड करके हम एज ए फ्यूल यूज करेंगे जिससे इसका प्राइस भी कम हो जाएगा। ऐसे डीजल के साथ भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये वो आप कह सकते हो क्लीन सोर्स है जो पेट्रोलियम बेस्ड या डीजल फ्यूल को क्या कर सकता है, उसकी लाइक यूजेस को कम कर सकता है या उसको रिप्लेस कर सकता है। तो हमने वर्ल्ड बायोडीजल डे मनाया 10 अगस्त को। थीम क्या है, बायोफ्यूल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड रूरल इनकम। इससे क्या होगा कि अगर हम इस तरह की चीजों को यूज करेंगे प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड, उससे रूरल इनकम भी इंक्रीज होगी और हमारा इन्वायरमेंट भी क्या होगा, साफ होगा। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की। अब धर्मेंद्र प्रधान नहीं लगा देना अपने आंसर क्योंकि वो तो अब एजुकेशन मिनिस्टर बन गए। तो यहाँ पे आ चुके हैं हरदीप सिंह पुरी जी, हरदीप सिंह पुरी जी, जो कि आप कह सकते हो होम अर्बन अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर थे। तो हरदीप सिंह पुरी जी अब राज्यसभा के मेंबर हैं उत्तर प्रदेश के, तो वो हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर। तो पता लग गया आपको। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ मतलब वन लाइनर क्वेश्चन ऑफ द डे की बात नहीं कर रहे अभी, वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। वर्ल्ड लायन डे जो है वो 10 अगस्त को मनाया गया, 10 अगस्त को मनाया गया। इसका मेन लक्ष्य दोस्तों यही है कि हम लोगों को एजुकेट कर सकें। लोगों को अगर एजुकेट कर देंगे खास करके लायन की कंजर्वेशन के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, तो हम जो है वो इनको आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि लायंस जो है वो एक तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर मिल जाते हैं कुछ कंट्रीज के अंदर, और एक इंडिया में गुजरात में मिलेगा गिर नेशनल पार्क में। ये दो ऐसी जगह जहां पे आपको लायन मिल जाएंगे। और अफ्रीका में भी दोस्तों सहारा डेजर्ट के नीचे नीचे ही आपको मिलते हैं। और क्या आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहां पे मिलते हैं, तंजानिया। सबसे ज्यादा जो लाइन्स हैं वो तंजानिया के अंदर हैं, 8176। दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका 2000 के आसपास हैं, लेकिन तंजानिया में सबसे ज्यादा जो है वो लाइन्स हैं। और गिर नेशनल पार्क एक ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया के अंदर सिर्फ एक, जिसमें आपको एशियाटिक लायन मिलेगा। कौन सा, एशियाटिक लायन आपको मिल जाएगा। और वैसे भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, उन्होंने 2018 में प्रोजेक्ट लायन जो है वो स्टार्ट भी किया था ताकि एशियन जो या एशियाटिक लायन है उनको कंजर्व किया जा सके। तो ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट, HCL टेक्नोलॉजी जो है वो चौथी ऐसी IT कंपनी बन चुकी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है। क्योंकि टॉप पे कौन सी है, TCS, दूसरे नंबर पे कौन सी है, इन्फोसिस, तीसरे नंबर पे कौन सी है, विप्रो, चौथे नंबर पे कौन आ गई है, HCL। क्यों आ गई है HCL, क्योंकि HCL ने रिसेंटली एक कंपनी को टेक ओवर किया है और उस कंपनी का नाम क्या है, कॉग्निजेंट। तो कॉग्निजेंट को टेक ओवर करने के बाद ये 4th नंबर की IT कंपनी बन चुकी है। नेक्स्ट दोस्तों, दो नॉर्थ ईस्टर्न की ऑर्गेनाइजेशन है, एक का नाम है नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फाइनर आप इसको कह सकते हो, लेकिन इसका नाम है फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो पता लग रहा है दोनों ही नॉर्थ ईस्ट की हैं, तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट में बिजनेसेस को आगे बढ़ाना है, एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाना है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका 26th फाउंडेशन डे है क्योंकि 2021 में जो है वो इसका ये दिन मनाया गया।
और ये दोस्तों अब तक 7,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को फंड कर चुका है सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की डेवलपमेंट हो सके। और रिसेंटली हमने क्वेश्चन भी कवर किया है कि इनके प्रेसिडेंट या आप कह सकते हो इनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं, पीवीएसएलएन मूर्ति। ये याद रखोगे, हमने 2-3 बार इस क्वेश्चन को कवर कर लिया है। नेक्स्ट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अपॉइंटेड BSO एज इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी पार्टनर टू कनेक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा इस क्वेश्चन को, सिर्फ इतना याद रखना है कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंटरनेशनल एक्सचेंज है, वो जो कि पूरी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक सब्सिडरी है, उसने BSO जो है वो एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी कंपनी है, उसको अपना एक ऑफिशियल जो है वो कनेक्टिंग पार्टनर बनाया है, ग्लोबल इन्वेस्टर पार्टनर जो है वो बनाया है। तो सिर्फ इतना याद रखना है, इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। BSO एक आयरलैंड बेस्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, और इससे क्या होगा, जो मार्केट की डिमांड है, ट्रेडिंग फर्म्स है, उसको कवर किया जा सकता है, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम या अच्छी से अच्छी जो कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड की जा सके। BSO प्रोवाइड करेगा इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंटरनेशनल एक्सचेंज को। नेक्स्ट है दोस्तों IIA, इसमें भी हम IFSC की बात करें तो इसमें हम अच्छे तरीके से करेंगे। इंडिया इंश्योरेंस टेक्नोलॉजिकल एसोसिएशन, दोबारा से बोल रहा हूं, इंडिया इंश्योरटेक एसोसिएशन एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करता है किसके साथ, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर के साथ। फिर से कौन सी बॉडी की बात हो रही है, IFSC के साथ, जो कि कहां पे स्थित है, गिफ्ट सिटी के अंदर स्थित है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सिटी, जो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल फर्म्स को जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड है, चाहे वो इंडिया की है चाहे फॉरेन की हैं, उनको कहेगा कि इंडिया के अंदर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करो, और नए स्टार्टअप जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो इनके साथ आ सकें। और आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर की जब मैं बात करता हूं तो इसका हेडक्वार्टर आपको गिफ्ट सिटी के अंदर मिलेगा, गांधीनगर के अंदर आपको मिल जाएगा। और इसके पहले चेयरमैन कौन है IFSC के, इंजेती श्रीनिवास, याद रखना है, इंजेती श्रीनिवास। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे ही है, गुरखास विल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 असम कैबिनेट। तो फिर से एक क्वेश्चन अभी पेंडिंग पड़ा था वन लाइनर में, तो उसको देख लो कि जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें जितने भी गोरखा से रिलेटेड केसेस थे वो सारे विड्रॉ कर लिए जाएंगे फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में, क्योंकि अब तक इनको सिटीजन ही नहीं माना जाता था गुरखास को। इनको आप कहते थे फॉरेन नेशनल्स हैं, इनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं देंगे हम। तो अब जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो टैग जो है, या फॉरेनर का जो टैग है वो इनसे हटा दिया जाएगा। जो असम में ओरिजिनली रह रहे थे या बोनाफाइड इंडियन सिटीजन बन चुके हैं, मतलब उनको बाय रजिस्ट्रेशन जो है वो स्लिप मिल चुकी है कि आप इंडियन सिटीजन हो। क्योंकि यार प्रॉब्लम क्या थी कि 22,000 से ज्यादा गोरखास जो असम के अंदर थे उनको डाउटफुल वोटर डिक्लेयर कर दिया गया था 1997 से। मतलब वो कह दिया गया था कि आपकी जो नेशनलिटी है वो इंडियन नहीं है, आप फॉरेनर्स एज ए इलीगल माइग्रेंट्स या फॉरेनर्स उनको कहा जाता था। तो अब ये खत्म कर दिया है। और असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हिमंत बिस्वा शर्मा हैं, गवर्नर जो है वो जगदीश मुखी हैं। और एक रिसेंटली नेशनल पार्क यहाँ पे बनाया गया, लेटेस्ट नेशनल पार्क दहिंग पटकाई, याद रख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि हमारा कल का था 10 अगस्त 2021 का। वो क्या कहता है, ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है। तो जब इंश्योरेंस कंपनी की मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास टाइमलाइन आती है 1818 की, जब सबसे पहली कंपनी बनाई गई थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो ये सबसे ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है दोस्तों इंडिया की, जबकि ये 1834 में फेल हो गई थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके और इंश्योरेंस कंपनीज आई, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी तो आज़ादी के बाद 1956 में बनाई गई, जनरल 1972 में जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लाइफ के बाद सिर्फ जनरल इंश्योरेंस रह गया था, जो अलग अलग चीज़ों का भी करवा सकते हैं, तो 1972। तो ओल्डेस्ट हमारे पास कौन सी है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है कि CRAR जो कि हम बैंकिंग में और बिजनेस में यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब बता दें, डेफिनेशन में आपको बताऊंगा, इसका मीनिंग आपने मुझे बताना है। लेकिन दोस्तों आपने कमेंट जरूर करना है, बैंकिंग के स्टूडेंट तो बता ही देंगे। लाइक करना है वीडियो को, लाइक जरूर कर दें यार, जो भी बच्चे वीडियो को देखते हैं एक बार लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और दोस्तों मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना है। ये 3 चीजों से आप मुझे मोटिवेट जरूर करोगे, मैं उम्मीद करता हूं ये आप कर दोगे। और बेल बटन को प्रेस कर दें, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। या फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें, PDF को सब्सक्राइब कर लें 1 साल या 2 साल के लिए। अब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा है, क्योंकि फ्रीडम सेल लग चुकी है जिसमें 70% तक आपको डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, और इतने कम प्राइस पे आपको करंट अफेयर नहीं मिल सकते। 2 साल की सब्सक्रिप्शन का प्राइस भी बहुत कम है। 16 अगस्त तक आप इस ऑफर को यार ग्रैब कर लो। मतलब मैं दिल से कह रहा हूं कि अगर आप इसको यूज करोगे, आपको खुद बेनिफिट जो है वो आपको पता लगेगा। और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल ही जाएगा अगर आप इस कोड का यूज करोगे, ASH10 का, बिल्कुल बेनिफिट होगा। तो दोस्तों लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहना है। खुश रहोगे तो मतलब आपकी हर जर्नी जो है वो आसान रहेगी, क्योंकि मुश्किलें आती रहेंगी, खुश होके ही हम सामना कर सकते हैं। तो इसी तरह से खुश रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।